हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार की वोटर लिस्ट से 4 लाख नाम कटे, अगले महीने इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार आएगी, सितंबर के आखिर में आचार संहिता संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। होली से पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहला दौरा होगा। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की टीम बिहार में 2 दिनों तक रहेगी और टीम पहले डीएम के साथ पहली समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी मीटिंग तय है और इसमें इनकम टैक्स, उत्पाद विभाग समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार मतदान नवंबर में हो सकता है क्योंकि दीपावली और छठ पर्व अक्टूबर में है। आयोग पर्व के बाद ही वोटिंग करा सकता है। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर लास्ट में हो सकता है। पटना में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, लोन सस्ते हो सकते हैं, मौजूदा ईएमआई भी कम होगी, 5 साल बाद ब्याज दरें घटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि लोन की ब्याज दरें 2 तरह की होती है, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपको लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक ही रहती है और इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जबकि फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो आपकी ईएमआई घट जाएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वक्फ बोर्ड का फर्जीवाड़ा आया सामने। 704 में से 598 सरकारी जमीनों को बताया अपना, 23 निजी निकली, 83 की जांच जारी। मिर्जापुर में वक्फ बोर्ड द्वारा की गई बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि जिला प्रशासन को दी गई 704 संपत्तियों की सूची की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के मुताबिक जांच में पाया गया कि 598 संपत्तियां तो सरकारी खतौनी में दर्ज हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी बता दिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने 697 और सिया सेंट्रल बोर्ड ने 7 संपत्तियों पर दावा किया था। सत्यापन में 23 संपत्तियां निजी पाई गई हैं, जबकि 83 संपत्तियों का चिन्हांकन अभी जारी है। तहसीलवार आंकड़ों के मुताबिक सदन तहसील में 244, चुनार में 430, मडिहान में 25 और लालगंज तहसील में 5 संपत्तियों पर दावा किया गया। जांच में इसमें से सदर में 154, चुनार में 416, मडिहान में 24 और लालगंज में 4 संपत्तियां सरकारी निकली हैं। दिल्ली एलजी के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी, नोटिस दिया। केजरीवाल का दावा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दिए हैं। वहीं केजरीवाल ने सुबह 11:30 बजे सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी। केजरीवाल के आरोपों के बाद भाजपा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की और इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को मामले की जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पर जांच के लिए पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और फिर रवाना हो गई। वहीं केजरीवाल ने 6 फरवरी को 3 एजेंसियों का एग्जिट पोल आने के बाद ये आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को 60.54% मतदान हुआ। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।
कोलकाता रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका मंजूर। बंगाल सरकार की दोषी को मृत्युदंड की मांग खारिज। कोर्ट बोला, राज्य को इसका अधिकार नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आजीका रेप मर्डर केस से जुड़े हुए मामले में सुनवाई की। वहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और सीबीआई की याचिका स्वीकार की है। दोनों ने दोषी संजय सिंह को निचली अदालत से मिली हुई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। दोनों याचिकाओं में संजय सिंह के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी। जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी सब्बार रशीदी की बेंच ने बंगाल सरकार से कहा कि राज्य सरकार के पास सजाए मौत देने की मांग का अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अभियोजन एजेंसी थी, इसलिए उसे सजा की अवधि को चुनौती देने का अधिकार है। सोना 91 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 380 रुपए महंगी हुई। 1 किलो का दाम 95,000 रुपए के पार। इस साल 8,000 तक बढ़ा सोने का दाम। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने के दाम में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 99 रुपए गिरकर 84,522 रुपए पर आ गया। वहीं बीते दिन ये 84,613 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत बीते दिन के दाम से 380 रुपए बढ़कर 95,142 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं चांदी का भाव 94,762 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब यह 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 197 अंक गिरकर 77,860 पर हुआ बंद। निफ्टी 43 अंक नीचे 23,559 पर आया। मेटल शेयर सबसे ज्यादा 2.66% चढ़े। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 197 अंक की गिरावट के साथ 77,860 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,559 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 28 शेयरों में तेजी और 23 में गिरावट रही। एनएसई सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल में 2.66%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.97% और निफ्टी ऑटो में 0.69% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी में 1.30%, सरकारी बैंकों के शेयर में 1.38% और निफ्टी मीडिया में 1.01% की गिरावट रही। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले अब खतरे में। डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे। आसाराम के जिस कल्ट ऑफ फियर की कहानी डिस्कवरी ने लोगों को दिखाई, उसे कर्मचारी खुद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आसाराम समर्थकों के आतंक के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस के कर्मचारी खौफ में जी रहे हैं। खौफ भी ऐसा कि 100 से ज्यादा कर्मचारी दफ्तर भी नहीं आ रहे हैं और अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। डिस्कवरी ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू बनाई है। जब से यह रिलीज हुई है, चैनल के कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं। कंपनी ने पुलिस में शिकायत की है, मगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दस्तावेज बताते हैं कि आसाराम समर्थक फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रुकवाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया है। चैनल ने कहा कि उसने सार्वजनिक रिकॉर्ड और अदालती गवाही के आधार पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वहीं सुनवाई में सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु की पुलिस को कर्मचारियों को अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया है। महाकुंभ में फिर लगी आग, कई पंडाल जले, भीड़ को हटाया, बैरिकेडिंग की। 20 दिन में ये तीसरी घटना। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुक्रवार को फिर आग लग गई। इसमें कई पंडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पंडाल जल गया। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ, जहां संत हरिहर नंद का पंडाल बना हुआ है। सुबह करीब 11 बजे आग अचानक लग गई और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके हुए। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला, अनाउंस करके भीड़ को हटाया, चारों तरफ बैरिकेडिंग की और करीब 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने की वजह अभी तक क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 की नए सिरे से काउंसलिंग की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 को रद्द करने की याचिका खारिज की है। इस याचिका में काउंसलिंग को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बता दें कि शुक्रवार को याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के वकील ने सुनवाई में कहा कि काउंसिल को रद्द करने और नए सिरे से करने के निर्देश का सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। मुंबई में जीबी सिंड्रोम का पहला केस सामने आया। 64 साल की महिला आईसीयू में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के बाद अब मुंबई में भी गुइलेन बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस का पहला मामला शुक्रवार को सामने आया।
64 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो फिलहाल आईसीयू में है। वहीं महिला अंधेरी ईस्ट की रहने वाली है और महिला को उल्टी दस्त की शिकायत थी। जांच में जीबी सिंड्रोम की पुष्टि हुई है। बजट सत्र का छठा दिन, कांग्रेस बोली राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद ने भारतीयों के डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं न कि केंद्र। राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही नहीं किया गया। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद के बयान पर भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने जो नुकसान पहुंचाया है ये उसका नतीजा है। वहीं बजट पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद ने अमेरिका से भारत लाए गए अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान, 1.5 लाख टॉयलेट, 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन, रात भर होती है सफाई। महाकुंभ सिर्फ उत्सव नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। संगम किनारे एक अस्थायी शहर बसाना और उसको नियमित तौर पर साफ रखना आसान नहीं है। ऐसे में ये सबसे जरूरी हो जाता है कि जो लोग इस मेले में आते हैं उनको साफ सुथरा वातावरण और रहने की जगह दी जाए। वहीं दूसरी तरफ ये चुनौती भी है कि लगातार लाखों करोड़ लोगों के आने जाने और रहने की बीच स्वच्छता बनाए रखा जाए। महाकुंभ में इस चुनौती से निपटा जा रहा है। वहीं 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में रोज 600 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है। महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जहां लोगों की इतनी बड़ी हलचल होगी वहां गंदगी भी फैलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट, 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन हैं, जिनकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की 800 टीमें बनाई गई हैं। और ये सबसे बड़ा सफाई अभियान है और एक टीम में 12 लोग हैं। एक मेट होता है जो ग्रुप के लीडर की तरह काम करता है और उसके साथ एक महिला मेट होती है। वह बाकी के 10 सफाई कर्मी होते हैं। 1/3 कर्मचारियों की ड्यूटी रात में लगाई गई है। यह शिफ्ट रात 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक की रहती है। पागल बाबा को पुलिस ने महाकुंभ से भगाया। एक्टर राजकुमार राव संगम में डुबकी लगाए। अखाड़े मेले से रवाना, वीकेंड पर बढ़ेगी भीड़। बता दें कि महाकुंभ का शुक्रवार को 26वां दिन था और पुलिस ने एक पागल बाबा को महाकुंभ से भगा दिया। बाबा ने आशीर्वाद लेने पहुंचे एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था और इस पर युवक ने खुद को मीडिया कर्मी बताते हुए कहा कि मुझे मार क्यों रहे हो। यह बाबा पहले भी पुलिस कर्मियों, वकीलों, पत्रकारों, विदेशी टूरिस्टों और महिलाओं पर हमला कर चुका है। पुलिस ने बताया कि बाबा मानसिक रूप से सही नहीं है, इसलिए जेल नहीं भेजा गया, सिर्फ मेले से भगाया गया। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संगम में डुबकी लगाई। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री पत्र लेखा भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। वहीं अभिनेता संजय मिश्रा भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत भीड़ है, मैं यहाँ 2-3 दिन रहूंगा। सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इनमें 3 पाकिस्तानी सैनिक। इंडियन पोस्ट पर B-80 टीम के हमले की साजिश नाकाम। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। इनमें 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि घटना 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई, जब LOC के पास घुसपैठ की कोशिश की गई थी। बता दें कि सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले की प्लानिंग थी और इसकी सूचना इंडियन आर्मी को मिली और उन्होंने पहले ही हमला कर साजिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ के दौरान मारे गए 7 लोगों में 3-4 पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी B-80 के मेंबर्स भी हैं और ये टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्लास्टिक से बन रही है टाइल्स। स्पेशल प्लांट के जरिए किया जा रहा है रिसाइकल। होटल से लिया जाएगा कचरा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्लास्टिक को रीयूज करने और रणथंभौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत टाइगर रिजर्व एरिया में एक स्पेशल प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे टाइल्स बनाई जा रही है। दूसरे चरण में ब्रिक्स भी बनाई जाएगी। वहीं टाइगर रिजर्व में पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह नवाचार किया जा रहा है और इन टाइल्स और ब्रिक्स को औद्योगिक इकाइयों में काम में लिया जाएगा।
9 दिन का बजट सत्र, राज्यपाल से मिले कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष बोले लोकतंत्र नहीं चाहते तो मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव भेज दें। मध्य प्रदेश में 10 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में मात्र 9 दिन ही बैठकें होंगी। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष के साथ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक आरिफ मसूद और सुरेश राजे ने राज्यपाल को कांग्रेस विधायकों की ओर से ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामान्यतः पिछले सालों के बजट सत्र पूरे 1 महीने चलते थे और हर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी, लेकिन ये तो अब आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में हमने राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें। एमपी के अलग अलग जिलों में जातियों की कैटेगरी भी अलग अलग। कुम्हार रजक कहीं ओबीसी हैं तो कहीं एससी कैटेगरी में हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एससी पिछड़ा आयोग को जारी किया नोटिस। कुम्हार व रजक जाति के कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल जबलपुर निवासी राकेश कुमार चक्रवर्ती और लक्ष्मण रजक की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील एसके कश्यप ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा है कि रजक समाज को प्रदेश के भोपाल, रायसेन व सीहोर में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है और इसी तरह से कुम्हार जाति को सतना, रीवा, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, सीधी, दतिया समेत 8 जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भी कुम्हार रजक जाति को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रदेश में एक ही जाति के लोगों को अलग अलग जिलों में अलग अलग जाति में रखा गया है, जो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। वहीं अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद होगी। जीविका दीदी ने बिहार के सीएम को भैया कहकर किया संबोधित। जमुई पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अधिकारियों को जल जीवन हरियाली बोलने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत जमुई पहुंचे। सीएम ने इस दौरे में 890 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे खैरा के गरही डैम पहुंचे। वहां से वे गरही डैम और अपर क्यूल जलाशय का निरीक्षण कर पर्यटन की संभावनाओं की उन्होंने समीक्षा की। जमुई में जीविका दीदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भैया कहकर संबोधित किया। सीएम ने जीविका दीदी को बहुत बहुत बधाई दी। सीएम नीतीश ने इस दौरान 2 मिनट तक जीविका दीदी से बात की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा जीविका दीदी का नाम हो गया है। गाजा पर कब्जा, ट्रंप का 3 दिन में दूसरा बयान। कहा फिलिस्तीनियों को मिस्र, जॉर्डन भेजा जाए। इजराइल बोला गाजा छोड़ने में हमारी सेना मदद करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन में दूसरी बार गाजा पर कंट्रोल करने वाला बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वे चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन भेजा जाए और गाजा का फिर से निर्माण किया जाए। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष के अंत में इजराइल गाजा पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा में विकास करेगा और यहां शानदार घर बनाया जाएगा और इसके लिए वहां पर अमेरिकी सैनिकों की जरूरत नहीं होगी। ट्रंप की घोषणा के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि उन्होंने सेना को इससे जुड़ा हुआ प्लान तैयार करने को कहा है। काट्स ने कहा कि जो गाजा वासी खुद ही गाजा छोड़ना चाहते हैं, इजराइल की सेना उनकी मदद करेगी। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद गाजा में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं हमास ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने कहा कि अमेरिका का प्लान गाजा पर कब्जा करना है, हम यह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। कहा आईसीसी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा है कि अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और न ही इसे मान्यता देते हैं। आईसीसी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही जांच में मदद करने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया है।
अमेरिका में अवैध अप्रवासी भारतीयों को ट्रैकर लगाए गए, 24 घंटे इनकी लोकेशन पर निगरानी, 2363 को डिटेंशन सेंटर में डाला गया। अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों की वापसी के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि इन सभी को अवैध भारतीय अप्रवासी कहा जाता है। ये अंतिम बेदखली आदेश यानी फाइनल रिमूवल ऑर्डर के इंतजार में हैं। इनमें से 2467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ICE के डिटेंशन सेंटर में कैद थे और इन्हीं में से 104 को हाल ही में भारत डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो बाहर हैं और इनमें से कई भारतीयों के पैरों में डिजिटल ट्रैकर यानी एंकल मॉनिटर लगाए गए हैं और ICE इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक कर रही है। ये लोग निर्धारित लोकेशन से बाहर नहीं जा सकते। दुनिया भर में फंडिंग करने वाली USAID में छटनी, ट्रंप का प्लान, सिर्फ 300 वर्कर्स रहेंगे। अभी ऑर्गेनाइजेशन में 8,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी USAID के कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान पेश किया है। इसके मुताबिक USAID में सिर्फ 300 कर्मचारियों को ही रखा जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस प्लान को USAID को लगभग खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल USAID में 8,000 कर्मचारी और ठेकेदार कार्यरत है। इसके अलावा विदेशों में भी 5,000 से ज्यादा स्थानीय कर्मचारी काम कर रहे हैं और इन्हें लेकर स्थिति साफ नहीं है। ये छटनी स्थायी है या अस्थायी प्लान में, ये भी साफ नहीं है। USAID के जिन मदद और विकास कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा, इसे लेकर ट्रंप समीक्षा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को पेजर गिफ्ट किया। US प्रेसिडेंट ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के पेजर अटैक की तारीफ की, कहा शानदार ऑपरेशन था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को खास तौर पर गोल्डन पेजर गिफ्ट किया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। दरअसल ये गिफ्ट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का प्रतीक है। इजराइल ने 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया था और इसमें से करीब 40 लोग मारे गए थे और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज का सुविचार, परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की रोशनी उसे खत्म करके नई सुबह का आगाज कर ही देती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।